Hello students. In the last class, we were discussing about how the French Revolution has created a feeling of nationhood, okay? And what strategies and processes, practices have been used by the revolutionaries in creating this sense of a collective identity, that is French identity, and to which all the people in France were attached to. Okay, so this was the slide where we were discussing all the processes, practices and strategies, and I gave you one homework based on this discussion, that what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people. Okay, I hope that you must have already done it. Today we'll move on to the next topic, which is related with this, that after creating a sense of nation, a sense of a feeling of nationalism in France, how did French Revolution ideas of nationhood and the feeling of nationalism spill over into other parts of Europe. ठीक है, मतलब ये जो सेंस है, ये फीलिंग जो है एक नेशन बनाने की और एक नेशनहुड की, राष्ट्रवाद की और एक राष्ट्र की, ठीक है, वो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के जो और एरियाज थे, ठीक है, जो क्षेत्र थे, वहाँ पर ये कैसे धीरे धीरे फैलता है और उसके प्रोसेसेस क्या हैं, तो हम आज अभी इस वीडियो में उसी बात को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उस स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों. ठीक है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों, ये आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए. ये दो जो हैं पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो भी हैं पिक्चर हैं, आप देखिए, ये और ये आपको सिमिलर दिख रहे होंगे. ठीक है, ये जो एक शेप है देखिए इस तरह का, ठीक है, ये भी आपको सिमिलर दिख रहा होगा. ठीक है, मोस्टली. ठीक है, और ये जो है, ये फीचर जो है वो भी देखिए सिमिलर है. So do you see any difference between this image and this image? Do you see any difference? I think you must have already identified the difference. Inside this box, this structure is different, and inside this box, this structure is different, है ना. ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो देखिए थोड़े अलग अलग हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, अगर क्लास 9th में आपने ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, ठीक है, कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये क्या है, ये बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप पहचान चुके होंगे. ठीक है, कि ये एक प्रिजन है. उस समय जो फ्रेंच मोनार्क थे फ्रांस में, उन्होंने ये एक प्रिजन बना के रखा था. ठीक है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी ये, जहाँ पर जो भी वहाँ के एम्परर मोनार्क के खिलाफ कुछ बोलता था, ठीक है, या उनका प्रोटेस्ट करता था, उनको पकड़कर वो यहाँ पर लाकर रख देते थे. ठीक है, सो दिस बिल्डिंग, ठीक है, जिसको कि हम बेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, फ्रेंच बेस्टी. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बेस्टील या बेस्टी, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक जो है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसको क्या करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसको जो रिवॉल्यूशनरी थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो भी प्रिजनर यहाँ पे थे उनको छुड़ा कर ले जाते हैं, और इसको तोड़ना, इस जेल को, ठीक है, ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया था. ठीक है, और यहीं से जो है एक्चुअल फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है, कि उसी दिन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ. ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, इसका टूटना, इसको डिस्ट्रॉय करना क्या सिंबल है, इट्स अबाउट लिबर्टी. ये सिंबल है कि मोनार्क का जो डेस्पोटिक रूल है, मोनार्क का जो ऑटोक्रेटिक रूल है, ठीक है, उसको खत्म करना. इसको तोड़ने का मतलब है कि हम उस जो मोनार्क का जो रूल है, इनजस्टिस भरा हुआ, ठीक है, उसको हम तोड़ रहे हैं. ठीक है, तो ये एक जर्मनी के जो हैं जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, रेबमैन. ठीक है, रेबमैन, उन्होंने जो है ये इसको तैयार किया था, और उसमें जो है इन्होंने जर्मनी में जो इस तरह की बिल्डिंग है, जो
किंग्स जो थे वहाँ पर, उनके जो है डेस्पोटिक रूल को जो रिप्रेजेंट करता है, वो ये बिल्डिंग रिप्रेजेंट करता है। उसको यहाँ पर रख कर वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से फ्रांस में लोगों ने, रिवॉल्यूशनरी ने, ये जो सिंबल है, ठीक है, डेस्पोटिक रूल का, इसको तोड़ दिया, उसी तरह से जर्मनी में भी जो सिंबल है, ठीक है, एक अनजस्टिफाइड रूल का, ठीक है, उसको तोड़ देना चाहिए लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, कौन से जर्मन प्रोविंस गजेल। ठीक है, तो ये जर्मन प्रोविंस में ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, गजेल में, जिसको कि ये तोड़ने की बात इस इस इमेज में तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं कि इसको फ्रांस की तरह यहाँ पे तोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लोगन भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए राइटिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं जो कि इसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी टूटी नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं दिखा सकते कि पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दिस बिल्डिंग टू डिस्ट्रॉय इट। सो दे हैव रिटन अ मैसेज हियर। व्हाट इज द मैसेज? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। ठीक है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, मतलब ये जर्मन पीपल को कह रहे हैं। तो देखिए कि आइडिया ऑफ फ्रांस में जो ये आइडिया, जो ये घटना हुई, इवेंट, किसको, इस प्रिजन को तोड़ने की, वो कैसे फैल कर जर्मनी में चला गया। ठीक है, और जर्मनी में एक जर्नलिस्ट हैं जो इसी तरह की एक्टिविटी करने के लिए इस इमेज के द्वारा जो है मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसका यही मैसेज है। तो देखिए कि जो मैसेज फ्रांस ने अपने लोगों को दिया, ठीक है, कि डेस्पोटिक रूल को तोड़ दिया और वहां पर एक नेशनलिज्म की जो भावना जगी, ठीक है, तो वो कैसे कैसे देखिए कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी फैल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज एंड वाज अ मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, कि वो एक ग्रुप बनाते थे रिवॉल्यूशनरीज और उसमें बातें करते थे कि कैसे हमें रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है, क्या हम कर सकते हैं, प्लानिंग करते थे। उसी तरह से देखिए जर्मन जैकोबिन क्लब, उन्होंने जर्मनी में जैकोबिन क्लब बनाया। तो ये कहीं ना कहीं किसका इन्फ्लुएंस है? फ्रांस में जो ये घटनाएं हुई, फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसका कहीं ना कहीं ये प्रभाव है जो कि अदर पार्ट्स में यूरोप में फैलता गया धीरे धीरे। उसका ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कैसे ये जर्मनी में देखिए कि जो फ्रांस में घटना हुई है वो जर्मन लोगों को इंस्पायर कर रही है कि हम उसी तरीके से, ठीक है, वहां पे जो डेस्पोटिक रूल है किंग्स का या मोनार्क का, उसको हम खत्म करें। ठीक है, उसको एंड करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहां पे भी कुछ है पॉइंट्स जिस पे कि हम देखेंगे कि कैसे और क्या तरीके थे जिस तरह से ये फैला है फ्रांस से, किस चीज की फीलिंग, नेशन बनाने की और नेशनलिज्म की। ठीक है, देखिए फ्रांस में बच्चों ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, मैं कलर कोई दूसरा चूज कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए फ्रांस में क्या हुआ, आइडिया ऑफ नेशन का इमर्ज होता है, और वो ये जो यूरोप के और जो एरियाज हैं, छोटे छोटे जो सर्कल बने हुए हैं, ये दिखा रहे हैं अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, उस समय जो कि अलग अलग किंग्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे। अब वो धीरे धीरे जो है फ्रांस से ये आइडिया ऑफ नेशन धीरे धीरे देखिए दूसरे एरियाज में यूरोप में फैल रहा है। ठीक है, कैसे फैल रहा है, एक तो हमने देखा अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। एक चीज और है, कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे जिसको मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है, कि जब फ्रांस में लोगों ने जो पावर सीज किया मोनार्क से, उसके बाद जो वहाँ की फ्रेंच आर्मी थी, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा क्यों नहीं अब हम ये जो मैसेज है नेशनलिज्म का, नेशन बनाने का, ये हम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में इसको फैलाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को यूरोप के अदर पार्ट्स में, एरियाज में इसको हम फैलाएं और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी दिलाएं। किनसे? वहाँ के मोनार्क से, जो कि सही से रूल नहीं कर रहे हैं, वहाँ लोगों को वो दबा रहे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच आर्मी, देखिए यहाँ पे वही लिखा मैंने, फ्रेंच आर्मी बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर किसने भाग लिया? फ्रेंच आर्मी ने। ठीक है, कि नहीं हम जो है जो आसपास के एरियाज हैं उन पे अटैक करेंगे, वहाँ के जो किंग हैं
अगर वो हमसे कमजोर है तो हम उनको हराएंगे और उनकी सत्ता को खत्म कर देंगे, और वहां पर जो है लिबर्टी, फ्रीडम, द आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, इसको जो है वहां पे हम बढ़ाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। ठीक है बच्चों। फ्रेंच आर्मीज कन्फ्रंटेड, कंट्रोल्ड, उन्होंने जीत लिया किनको किनको, देखिए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। ठीक है बच्चों, देखिए 2-3 सालों में ही उन्होंने जो है सब कुछ जीत लिया। 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ है, और 90s के डेकेड में, सॉरी 1-2 साल नहीं, 90s के डेकेड में, ठीक है, 1790 से लेके 1800 के बीच में, ठीक है, उन्होंने जीत लिया किनको किनको, हॉलैंड को, बेल्जियम को, स्विट्जरलैंड को और मच ऑफ इटली। सोचिए, ठीक है, जो कि इटली आज एक पूरी कंट्री है, उसको उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। हॉलैंड मॉडर्न नेम इसका नीदरलैंड है, बेल्जियम का तो बेल्जियम ही नाम है, स्विट्जरलैंड का भी स्विट्जरलैंड ही है मॉडर्न नेम, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन क्या करता है, इन एरियाज को उसने जीत लिया, उसके बाद वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब उसने इन एरियाज को जीता तो वहां पे जो पहले से मोनार्किकल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया उसने, ठीक है। अब उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे इंट्रोड्यूस किया और उसको नाम दिया नेपोलियनिक कोड, जिसका कि एक और नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। इसका टेक्निकल नेम तो यही है, सिविल कोड ऑफ 1804, बट चूंकि ये नेपोलियन ने इसको डिवाइस किया, ड्राफ्ट किया, नेपोलियन ने इसको बनाया, इसलिए इसको जो है नेपोलियनिक कोड भी हम बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ईयर जो क्वेश्चन आया था सोशल साइंस का क्लास 10th में, उसमें भी इसको पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, नेपोलियनिक कोड, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड में क्या क्या था, कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए नेपोलियन ने। इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देखिए ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम था बच्चों, है ना, कि फ्रांस में देखिए पहले हमने क्या बात की थी कि बाय बर्थ कुछ प्रिविलेज थे, अगर आप क्लर्गी हैं, पादरी हैं, ठीक है, तो आपके जो है राइट्स ज़्यादा हैं, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है वहाँ के मोनार्क से, किंग से, ठीक है। आप जो है फर्स्ट नोबल हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में हैं, तो भी आपको ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा पावर होता है आपके पास, तो कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी थी। तो देखिए नेपोलियन ने ये एक बड़ा अच्छा काम किया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर भी हुआ कुछ दिनों के लिए, जहाँ पे भी इसने कंट्रोल किया था। इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एक सोशल इक्वालिटी लाने की इसने बात की है ना, कि बाय बर्थ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, किसी के घर में पैदा हो गया तो उसके ज़्यादा राइट्स होंगे, आप किसी गरीब के घर में पैदा हुए तो उसके राइट्स कम होंगे, ये नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए लॉ जो है, नियम कानून सबके लिए समान होगा, ठीक है। बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों का मतलब यहां से मेरा है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है जिनके पास लैंड की बहुत ओनरशिप है, ठीक है, तो और जो कुछ गरीब हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप नहीं है, ठीक है, पीजेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो उस समय काम करते होंगे, थोड़े बहुत जो भी फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, छोटे छोटे, तो उनके लिए रूल अलग होगा। तो ऐसा नहीं, ठीक है, सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपको प्रॉपर्टी पे आपको राइट दी गई, उसको छीन नहीं लिया जाएगा बिना किसी कारण के, ठीक है। सो प्रोटेक्शन दी गई कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर आपका राइट है, उसको स्टेट या गवर्नमेंट जो उस समय थी उसको बिना किसी अच्छी वजह के, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी आपसे छीनेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं, बिना किसी कारण के ऐसे आपसे नहीं ले लेगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। दिस कोड वाज अप्लाइड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो फ्रेंच कंट्रोल में देखिए क्या है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, मच, तो इन सब एरियाज में जितना भी नेपोलियन ने कंट्रोल किया, ठीक है, उन सब एरियाज में उसने क्या किया, इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को, दैट इज नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, उसको क्या किया, अप्लाई किया, उसको लागू किया, ठीक है। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज बच्चों होता है रेंट, है ना,
जैसे कि अगर मैं किसी लैंड होल्डर, लैंड ओनर्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, उनसे मैंने लैंड लिया कि मैं आपके लैंड पे जो है खेती करूंगा, एग्रीकल्चर करूंगा, और बदले में मैं आपको इतना रेंट दूंगा, है ना, इतने पैसे दूंगा, क्योंकि मैं आपका लैंड ले रहा हूँ उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं मैनोरियल ड्यूज, ठीक है। तो जितना बाकी था किसानों के ऊपर, उस सबको खत्म कर दिया कि देने की कोई जरूरत नहीं है। सर्फडम क्या होता है बच्चों? सर्फडम होता है स्लेवरी, है काइंड ऑफ, कि आपको किसी ने पूरी जिंदगी के लिए एक तरह से खरीद लिया है कि आप उसी के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मजदूरी के, ठीक है, खाना पीना बस थोड़ा बहुत मिलेगा और आप उनके सर्फ हैं, मतलब गुलाम हैं, आप हमेशा उनके साथ उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको ख़त्म कर दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी फ्रीड पीजेंट्स है ना, खास करके कुछ फार्मर्स को, जिनको कि सर्फडम, कुछ जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपना गुलाम बना के रखा था कि अब तुम हमेशा मेरे ही खेतों पे काम करोगे, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स थे बच्चों, ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे और अच्छे भी थे, ठीक है। लोगों के बीच इससे जो है इक्वालिटी आई और उनकी जो है स्टेटस में सुधार हुआ, उनके इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स, है ना, यूनिफॉर्म लॉज सबके लिए बराबर, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसको एक समान कर दिया गया। ये नहीं कि यहाँ पे हम किलो के हिसाब से कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पौंड के हिसाब से कर रहे हैं, किसी तीसरी जगह जो है लोकल जो मेजरमेंट्स होते हैं उससे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब जगह एक समान मेजरमेंट को यूज किया जाएगा। इससे क्या होता है कि ट्रेड करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी उसने इंट्रोड्यूस किया कि एक ही तरह की करेंसी चलेगी पूरे नेशन में और उन एरियाज में जहाँ जहाँ फ्रांस ने कंट्रोल किया था अपना। फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक यूनिफॉर्म नेशनल करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी, स्टैंडर्डाइज वेट्स, यूनिफॉर्म लॉज, इन सब ने क्या किया, ट्रेड ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि इन एरियाज में बच्चों जिसको कि फ्रेंच ने कंट्रोल किया अटैक करके अपने अंदर मिलाकर, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, तो क्या यहाँ पर लोगों ने, देखो इसने इतने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को शुरू में ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, नो डाउट, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया होगा, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि बुरी चीज़ें क्या इन्होंने किया, ठीक है, वो अब यहाँ देखते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल टू द फ्रेंच रूल। देखिए बच्चों क्या था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया वो सब मेजर, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम जो देने की बात आई ना, वो तो अपने आप को वो मास्टर समझ रहे थे, ठीक है, और उन पे रूल कर रहे थे, तो उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, ठीक है। सो इनिशियली, ठीक है, शुरू में जो है उन एरियाज में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर मतलब होता है कैरी करना, है ना, एक तरह से मैसेंजर कि जो लेकर आए कुछ, है ना, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। तो आज़ादी का एक मसीहा उनको समझा गया, ठीक है, फ्रेंच आर्मीज को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी देखिए किंग्स एंड जो मोनार्क थे वो रूल कर रहे थे। तो जर्मनी में और दो एरियाज हैं, उनको ये लगा कि फ्रेंच आर्मी आएगी तो कम से कम हमको इनसे आज़ादी दिलाएगी। तो शुरू में उनका रिस्पॉन्स ठीक था, अच्छा था इनके प्रति, बट लेटर कुछ दिनों बाद दे वर अपोज्ड बिकॉज द फ्रेंच डिड नॉट गिव देम पॉलिटिकल फ्रीडम। वो उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं करते थे फ्रेंच आर्मी, वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे, है ना। तो पावर का नशा जो है वो उन पे चढ़ गया था और वो समझते थे कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत इनजस्टिस तो कर ही लें क्योंकि हमने इनको फ्रीडम दिलाया है। मतलब ये मैं उनकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी उनके दिमाग में। जो भी विक्टर होता है उनके दिमाग में ऐसे ही चलते हैं जैसे ब्रिटिश हमारे साथ यहाँ पे करते थे, है ना। तो ये एक पेंटिंग है बच्चों, देखिए इस पेंटिंग में क्या दिखा गया। ये जो भी नीले में दिख रहे हैं ना, ब्लू क्लोथ्स में जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी फ्रेंच हैं, ठीक है। जर्मन पेंटर, ये पेंट किसने किया है? कार्ल कास्पर फ्रिज, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और इसमें ये दिखा रहे हैं द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन, ये जो भी टाउन है, बाय द फ्रेंच आर्मीज। फ्रेंच आर्मीज ने क्या किया है, जर्मनी के इस टाउन को ऑक्यूपाई कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, सीज कर लिया है,
फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स बच्चों, ठीक है। ये देखिए ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे एक फीमेल को देख रहे होंगे आप, एक वीमेन है, देखिए एक, और यहाँ पे ये देखिए ब्लू ड्रेस में कौन है, ब्लू एंड रेड, ये फ्रेंच आर्मी है। ये क्या कर रहा है, इस जर्मन वीमेन के साथ क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। हिज हरासिंग दैट वुमन, ठीक है। तो एक तरह से अभी जब हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से एक फिजिकल हरासमेंट है ऑफ विमेन बाय द फ्रेंच आर्मी, है ना। दूसरी बात ये देखिए, एक जर्मन ये फार्मर है, देखिए किस तरह से बैठा हुआ है ना, डर कर। इसको ये फ्रेंच जो आर्मी वाले हैं ये इसको डरा रहे हैं, ठीक है। इसके कार्ट को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। इधर देखिए एक कार्ट पर ये चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है, दूसरी बात ये एक ये है ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी को भी यहाँ पर ये लगा रहे हैं, लेकिन लिबर्टी किसी को, फ्रेंच जो जर्मन पीपल हैं यहाँ के लोकल इस टाउन के, उनको दे नहीं रहे हैं, ठीक है। बस ये ट्री ऑफ लिबर्टी को लेके कैरी तो कर रहे हैं, बट सही में लिबर्टी ये दे नहीं रहे हैं किसी को, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक यहाँ पे देखिए कुछ नोटिस जैसा लगा हुआ है, और वो क्या है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये एक तरह से सार्केज़म है, सार्केज़म ये है फ्रेंच आर्मी पे, ठीक है, कि हमसे जो है फ्रीडम और लिबर्टी हमारा छीन लो तुम, ठीक है, और दिस इज द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का ये मॉडल है। मतलब एक सार्केज़म जो है, पेंटर जो है एक मजाक कर रहा है एक तरह से सार्केज़म क्या कहिएगा, जो है किसी चीज़ को जो है ना मजाक के तरीके से बताना, ठीक है। हालांकि कहना कुछ और चाहता है, ठीक है, बट उसको अलग तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, बट उन्होंने लिखा हुआ है द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब कि आपको समझना है कि वो सार्केज़म उन पे जो है ना एक तरह से तंज कस रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है लिबर्टी की बात करते हो फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच लोग, और फ्रीडम की बात करते हो, और हमें तो फ्रीडम दे नहीं रहे, ठीक है। हमारी महिलाओं के साथ देखिए यहाँ पे जो है आप छेड़खानी कर रहे हो, हमारे किसानों की जो है संपत्ति लूट रहे हो, ठीक है। और हैरेस सम यंग वुमन, ठीक है, सम यंग वुमन को हैरेस कर रहे हैं। फोर्स अ पीजेंट, यहाँ पे एक पीजेंट को ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, दिस इज अ सार्कास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ फ्रेंच एज बीइंग द लिबरेटर्स हु अपोज्ड मोनार्की इन द टेरिटरीज दे एंटर्ड। हाँ, वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सार्काइज्म है, एक मजाक जो है ये बना रहे हैं पेंटर, ये कहकर कि जब फ्रेंच लोग ये बोल रहे हैं कि हम क्या हैं, हम लिबर्टी ला रहे हैं हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, हम फ्रीडम ला रहे हैं हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, लेकिन क्या यही फ्रीडम तुम लोग लेकर आए हो, ठीक है। हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, हमारे किसानों को जो है डराना, उनकी संपत्तियां लूटना, ठीक है, हमें मारना पीटना, क्या यही तुम्हारा फ्रीडम है, क्या यही तुम्हारी लिबर्टी है, ठीक है। तो इन कारणों से, ठीक है, लोकल पीपल ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी के खिलाफ जो है वो उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हालांकि शुरू में उन्होंने उनका वेलकम किया, बट इन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो गंदी एक्टिविटी है इनकी, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया, ठीक है बच्चों। फिर धीरे धीरे जो है नेपोलियन हार भी जाता है, और इस तरह से फ्रेंच एक्सपेंशन रुक जाता है वहाँ पे यूरोप में, ठीक है। वाटरलू में ये 1814 में ये डिफीट हो जाता है, ठीक है। द नेपोलियन इज पोस्टमैन टू आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वो हारता है किसमें, वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू में, जिसमें उसको फ्रांस नहीं, ब्रिटेन और 2-3 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर इसको डिफीट किया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कैसे कैसे इन्होंने, जो ये कार्टून क्या कह रहा है कि जो एरियाज इन्होंने जीते थे, ये देखिए, ठीक है, वो एक एक करके इसको एक पोस्टमैन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, किसको, नेपोलियन को। और ये जो बैग है इसमें क्या है, इसमें वो एरियाज हैं जिसे नेपोलियन ने जीते थे, ठीक है। और अब जो है वो देखिए एक एक करके वो लेटर निकलते जा रहे हैं, मतलब वो एक एक एरियाज जो हैं अब गिरते जा रहे हैं, फ्रांस के अधिकार से निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़
जो जो एरियाज नेपोलियन ने जीता था धीरे धीरे वो एक एक करके फ्री हो रहे हैं फ्रांस के कंट्रोल से, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इस इमेज में, ठीक है, एक तरह से कार्टून में, ठीक है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो इसमें जो है यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अब हम देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि अब ओवरऑल यूरोप में जो है नेशनलिज्म कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में, जैसे कि जर्मनी, इटली, ठीक है, इन सब एरियाज़ में, पूरे और एरियाज़ में जो है कैसे डेवलप होती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मिलकर वहाँ पर नेशनलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं, और कैसे धीरे धीरे वहाँ पे जो मोनार्की थी, किंगडम थे, वो ख़त्म होते जाते हैं और मॉडर्न नेशन स्टेट बनते जाते हैं, ठीक है। ये तो टॉपिक ये था कि फ्रांस से ये चीज़ें कैसे स्प्रेड हुई, है ना, फ्रांस में नेशन का आइडिया इमर्ज हुआ और वो कैसे यूरोप के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, जो उसके चारों तरफ जो फ्रांस के आसपास के जो एरियाज थे यूरोप में, उनमें ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, ठीक है। तो ये आज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।